स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो काफी दिलचस्प है। मतलब क्या ये बात कभी हैरान नहीं करती कि इंसान का पाचन तंत्र असल में सिर्फ एक साधारण नली नहीं है, बल्कि बल्कि एक खतरनाक केमिकल फैक्ट्री, एक हाई सिक्योरिटी बॉर्डर और एक ऐसा रिसाइकलिंग प्लांट है जो हर कुछ दिनों में खुद को पूरी तरह से नया बना लेता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, जब हम हिस्टोलॉजी का मतलब सूक्ष्मदर्शी से इसका विश्लेषण करते हैं, तो शरीर एक मशीन की तुलना में एक बेहद समझदार और खुद को ढालने वाला इकोसिस्टम अधिक प्रतीत होता है। सही कहा। और आज के इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हमारे पास पाचन तंत्र की हिस्टोलॉजी के जो विस्तृत मेडिकल नोट्स और जो डेटा है वे यह दर्शाते हैं कि ग्रास नली से लेकर कोलन तक हर हिस्से की सेल्यूलर बनावट उसके काम के हिसाब से एकदम सटीक रूप से बदलती है। एकदम। और उन जैविक चुनौतियों के हिसाब से भी जो उसे हर कदम पर मिलती हैं। आज हम इसी इसी सूक्ष्मदर्शी यात्रा पर जाने वाले हैं। उनका चमत्कार है। ग्रास नली, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, हिस्टोलॉजिकल रूप से नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की कई परतों से बनी होती है। हाँ, और इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। मतलब बाहरी त्वचा की तरह इसे भारी घर्षण तो सहना ही है, क्योंकि भोजन के टुकड़े खुरदरे हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कैरेटिन की सूखी परत नहीं हो सकती। सही बात है। भोजन को बिना किसी रुकावट के नीचे खिसकाने के लिए एक नम और चिकने वातावरण की आवश्यकता होती है ना? जो ये नॉन कैरेटिनाइज्ड परत ही प्रदान करती है। हाँ, लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है वो है ग्रास नली की मांसपेशियों का ढांचा। अरे, मांसपेशियों का ये बदलाव, जिसे हम मसल ट्रांजिशन कहते हैं, हिस्टोलॉजी और न्यूरोलॉजी के सबसे बेहतरीन तालमेलों में से एक है। देखिए, अगर ग्रास नली के ऊपरी एक तिहाई हिस्से को देखा जाए तो वहां स्ट्रेटेड मसल पाई जाती है, और मध्य भाग में आते आते यह संरचना बदलनी शुरू होती है। अच्छा। हाँ, और निचले दो तिहाई हिस्से तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से स्मूथ मसल में परिवर्तित हो जाती है। बीच के हिस्से में ये दोनों प्रकार की मांसपेशियां आपस में स्पष्ट रूप से ओवरलैप करती हैं। इसे एक बेहतरीन एनालॉजी से समझा जा सकता है। हम्म, कल्पना करें कि कोई इंसान एक गाड़ी चला रहा है। शुरुआत में गाड़ी मैनुअल गियर में होती है, मतलब ड्राइवर खुद तय करता है कि स्वैच्छिक रूप से भोजन कब निगलना है। बिल्कुल, वो स्ट्रेटेड मसल वाला हिस्सा है। हाँ, जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। लेकिन एक बार जब भोजन थोड़ा नीचे चला जाता है तो गाड़ी अचानक मतलब एकदम से क्रूज कंट्रोल या ऑटोमेटिक मोड में शिफ्ट हो जाती है। अरे वाह, ये बहुत सटीक उदाहरण है ना? शरीर ने अनैच्छित स्मूथ मसल के जरिए कमान अपने हाथ में ले ली है, और अब बिना किसी सचेत प्रयास के भोजन तय गति से नीचे जा रहा है। ये रूपक इस प्रक्रिया की जटिलता को बहुत अच्छे से स्पष्ट करता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हमारा शरीर खामोशी से जिम्मेदारी का ये हस्तांतरण कितनी कुशलता से करता है। एकदम सही। अगर ये ऑटोमेटिक सिस्टम ना हो तो हर निवाले को पेरिस्टालसिस के जरिए पेट तक धकेलने के लिए दिमाग को लगातार सचेत रूप से काम करना पड़ता, जो कि एक बहुत ही थका देने वाली प्रक्रिया होती। हाँ, वो तो है। तो ग्रास नली ने भोजन को सुरक्षित रूप से नीचे तो पहुंचा दिया, लेकिन अब शरीर के सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती है। वो कैसे? मतलब इस भोजन को रसायनों के जरिए गलाना, वो भी अपने ही अंगों को बिना नुकसान पहुंचाए। आमाशय यानी स्टमक में प्रवेश करते ही हिस्टोलॉजी पूरी तरह से एक नया रूप ले लेती है। बिल्कुल ले लेती है। यहाँ की परत सिर्फ घर्षण सहने के लिए नहीं बनी है, बल्कि यह गैस्ट्रिक ग्रंथियों से भरी एक शक्तिशाली केमिकल फैक्ट्री है। हाँ, और इन गैस्ट्रिक ग्रंथियों का अध्ययन करते समय माइक्रोस्कोप के नीचे रंगों का एक बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। रंगों का? हाँ, जब इन ऊतकों को स्टेन किया जाता है तो कोशिकाओं के अलग-अलग रासायनिक गुणों के कारण वे अलग-अलग रंग पकड़ती हैं। ये रंगभेद कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके काम करने के तरीके का सीधा परिणाम है। अच्छा, हाँ। नोट्स में दिए गए हिस्टोलॉजिकल डेटा के अनुसार पेराइटल कोशिकाएं इओसिनोफिलिक प्रकृति की होती हैं, जो माइक्रोस्कोप के नीचे चमकीले गुलाबी रंग की दिखाई देती हैं। सही कहा। और दूसरी ओर मुख्य कोशिकाएं बेसोफिलिक होती हैं और ये नीले या जामुनी रंग की दिखाई देती हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे एक ही फैक्ट्री में अलग-अलग काम करने वाले वर्कर
अलग अलग रंग की यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इन यूनिफॉर्म्स के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, पैराइटल कोशिकाओं का मुख्य काम भारी मात्रा में गैस्ट्रिक एसिड यानी HCl का उत्पादन करना है। इस भारी ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की भरमार होती है और उनके अंदर का प्रोटीन युक्त वातावरण ऐसा होता है जो इयोसिन नाम के अम्लीय स्टेन को आकर्षित करता है, जिससे वे गुलाबी दिखते हैं। अच्छा, तो ये कारण है गुलाबी रंग का। बिल्कुल। इसके विपरीत मुख्य कोशिकाएं पेप्सिनोजेन जैसे एंजाइम बनाती हैं। अब एंजाइम असल में प्रोटीन होते हैं और भारी मात्रा में प्रोटीन बनाने के लिए इन कोशिकाओं को बहुत सारे राइबोसोम्स और RNA की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो समझ आता है। और ये RNA अत्यधिक अम्लीय होता है जो बेसिक स्टेन को आकर्षित करता है, जिससे ये कोशिकाएं बेसोफिलिक यानी गहरे नीले रंग की दिखाई देती हैं। मतलब गुलाबी यूनिफॉर्म वाले वर्कर्स एसिड बना रहे हैं और नीली यूनिफॉर्म वाले वर्कर्स एंजाइम तैयार कर रहे हैं। एकदम सही। और दोनों मिलकर भोजन को एक अम्लीय पेस्ट में बदल देते हैं, जिसे काइम कहा जाता है। लेकिन जैसे ही ये अत्यधिक अम्लीय काइम छोटी आंत के पहले हिस्से यानी डुओडेनम में प्रवेश करता है, एक नया जैविक संकट खड़ा हो जाता है। हाँ, क्योंकि डुओडेनम का वातावरण अलग होता है। डुओडेनम की परत में उंगलियों जैसे छोटे उभार होते हैं, जिन्हें विली और माइक्रोविली कहा जाता है, जो अवशोषण के लिए बने हैं। इतनी नाजुक संरचनाओं को आमाशय के उस खतरनाक तेजाब से कैसे बचाया जाता है? सुरक्षा की ये पहली पंक्ति सब म्यूकोसा परत में मौजूद ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा तैयार की जाती है। डुओडेनम की ये सबसे बड़ी हिस्टोलॉजिकल पहचान है। ब्रूनर ग्रंथियां। हाँ, ये ब्रूनर ग्रंथियां भारी मात्रा में क्षारीय बाइकार्बोनेट का स्राव करती हैं। जैसे ही एसिडिक काइम डुओडेनम में आता है, ये बाइकार्बोनेट तुरंत उस खतरनाक एसिड को बेअसर कर देता है। अच्छा, जिससे विली और माइक्रोविली जलने से बच जाते हैं। बिल्कुल। ब्रूनर ग्रंथियां एसिड को शांत कर रही हैं, ये बात तो समझ आती है। लेकिन यहाँ हिस्टोलॉजी के डेटा में एक बात है जो काफी हैरान करती है। वो क्या? डुओडेनम में लिबरक्यून की गर्तिकाएं भी मौजूद हैं और इन गर्तिकाओं में पेनेथ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो डिफेंसिन्स, लाइसोसोम और TNF जैसे बेहद शक्तिशाली एंटी माइक्रोबियल तत्व छोड़ती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आमाशय के तेजाब ने पहले ही भोजन के लगभग सारे बैक्टीरिया को जलाकर मार दिया है, तो डुओडेनम में आते ही इस भारी सुरक्षा तंत्र की क्या जरूरत है? ये तो वैसा ही हुआ कि पहले किसी को आग में जला दिया और फिर उसे गोली मार रहे हैं। इतना डबल डिफेंस क्यों? इससे एक महत्वपूर्ण और बहुत ही तार्किक सवाल खड़ा होता है। ऐसा लग सकता है कि शरीर ऊर्जा बर्बाद कर रहा है, लेकिन जीव विज्ञान में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। सही बात है। ये सच है कि आमाशय का एसिड सुरक्षा की पहली बड़ी पंक्ति है, लेकिन वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। मतलब कुछ बच जाते हैं। हाँ, कुछ ढीठ बैक्टीरिया, बीजाणु या रोगजनक उस एसिडिक स्नान से बचकर निकल सकते हैं। चूंकि डुओडेनम वो जगह है जहां से रक्त वाहिकाओं के माध्यम से अवशोषण का नाजुक काम शुरू होने वाला है, शरीर कोई जोखिम नहीं ले सकता। ओ, समझी। पेनेथ कोशिकाएं उन गिने चुने दुश्मनों को खत्म करने के लिए टारगेटेड सिक्योरिटी की तरह काम करती हैं जो एसिड से बच निकले हैं। यानी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ लिबरक्यून की गर्तिकाओं में स्टेम कोशिकाएं भी लगातार काम कर रही हैं। जी हाँ, ये स्टेम कोशिकाओं का निरंतर चलने वाला चक्र है। पाचन और अवशोषण की इस कठोर प्रक्रिया में सतह की कोशिकाएं लगातार टूटती और नष्ट होती रहती हैं। इसलिए ये स्टेम कोशिकाएं तेजी से नई एंटेरोसाइट्स मतलब अवशोषण करने वाली कोशिकाएं और गॉबलेट कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, ताकि आंत की परत हमेशा ताज़ा और सुरक्षित रहे। बिल्कुल। डुओडेनम में सुरक्षा और न्यूट्रलाइजेशन के इस महत्वपूर्ण चरण के बाद हिस्टोलॉजी हमें हमारी अगली मंजिल के लिए तैयार करती है, जेजुनम। हाँ, जेजुनम। डुओडेनम के दूरस्थ हिस्से में ही प्लाइके सर्क्युलरिस नामक बड़ी गोलाकार सिलवटें शुरू हो जाती हैं, जो जेजुनम में जाकर अपने चरम रूप में दिखाई देती हैं। अब असली काम यानी अवशोषण जेजुनम में पूरी ताकत से शुरू होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है और हिस्टोलॉजिकली ये अवशोषण का एक पावर हाउस है। यहाँ विली और लिबरक्यून की गर्तिकाएं तो मौजूद हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव इन प्लाइके सर्क्युलरिस में आता है। हाँ,
नोट्स में लिखा है कि इलियम की तुलना में ये सिलवटें बहुत लंबी, अधिक प्रमुख और संख्या में कहीं अधिक होती हैं। एकदम सही। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चिकित्सा इमेजिंग में जब किसी मरीज को ओरल कॉन्ट्रास्ट देकर स्कैन किया जाता है तो जेजुनम का यही हिस्सा एक विशेष पंखों वाली उपस्थिति देता है, मतलब जिसे फेदर्ड अपीयरेंस कहते हैं। वो पंखों वाली उपस्थिति सीधे तौर पर जेजुनम की हिस्टोलॉजी का ही प्रतिबिंब है। अच्छा। हाँ, वे गहरी और बड़ी सिलवटें ही कॉन्ट्रास्ट को इस तरह से पकड़ती हैं कि एक्सरे में वो पंखों जैसा दिखता है। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। इसे एक अत्यधिक खुरदुरे तौलिए की तरह देखा जा सकता है। हाँ, ये एनालॉजी बहुत अच्छी रहेगी। एक सपाट कपड़े की तुलना में एक खुरदुरे तौलिए में अनगिनत छोटे छोटे धागे और सिलवटें निकली होती हैं। जब इसे पानी पर रखा जाता है तो यह अपने विशाल सतह क्षेत्र के कारण पलक झपकते ही सारा पानी सोख लेता है। बिल्कुल। जेजुनम को भी बिल्कुल इसी तरह डिजाइन किया गया है। विली, माइक्रोविली और ये बड़े बड़े प्लाइके सर्कुलरिस मिलकर उस सतह क्षेत्र को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि भोजन से पोषक तत्वों की एक एक बूंद शरीर में खींची जा सके। शरीर रचना विज्ञान में एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, संरचना कार्य का अनुसरण करती है, यानी फॉर्म फॉलोज फंक्शन। जेजुनम उसका उत्कृष्ट प्रमाण है। सही कहा। अवशोषण को अधिकतम करने के लिए हिस्टोलॉजी यहाँ अपनी सारी सीमाएं पार कर देती है। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, कोशिका स्तर पर प्राथमिकताएं फिर से बदल जाती हैं। जेजुनम ने अधिकांश पोषक तत्व खींच लिए हैं और अब हम छोटी आंत के आखिरी हिस्से इलियम में प्रवेश करते हैं। इलियम के प्रॉक्सिमल हिस्से में अभी भी विली, गर्थिकाएं और प्लाइके सर्कुलरिस मिलते हैं, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी हिस्टोलॉजिकल पहचान कुछ और ही है। बिल्कुल। इलियम को अध्ययन करते समय लैमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा में पेयर पैचेस साफ नजर आते हैं। ये विशेष लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं। और इसके साथ ही हिस्टोलॉजिकल डेटा एक और तथ्य उजागर करता है कि छोटी आंत में गॉबलेट कोशिकाओं की सबसे बड़ी संख्या इलियम में ही पाई जाती है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अचानक अवशोषण से ध्यान हटकर पेयर पैचेस और म्यूकस बनाने वाली गॉबलेट कोशिकाओं पर क्यों चला गया? इसका सीधा संबंध इलियम की भौगोलिक स्थिति से है। इलियम के ठीक बाद बड़ी आंत यानी कोलन शुरू होता है। हाँ। कोलन में खरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें सामान्य गट फ्लोरा कहा जाता है। ये बैक्टीरिया कोलन के वातावरण के लिए तो सही है, लेकिन अगर ये छोटी आंत में वापस आ जाएं, तो गंभीर संक्रमण हो सकता है। हो, ये तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। इसलिए पेयर पैचेस एक सीमा सुरक्षा बल की तरह काम करते हैं। ये लिम्फॉइड एग्रीगेट्स लगातार निगरानी रखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कोलन के बैक्टीरिया अपनी सीमा पार करके इलियम में न घुस आएं। ये एक बेहद रणनीतिक बचाव है, लेकिन उन गॉबलेट कोशिकाओं की इतनी बड़ी संख्या का क्या रहस्य है? गॉबलेट कोशिकाएं म्यूकस यानी एक चिपचिपा चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं। जेजुनम और इलियम के शुरुआती हिस्से तक आते आते भोजन से लगभग सारा तरल पदार्थ और पोषक तत्व सोख लिया जाता है। जो सामग्री अब बची है वह सूखने लगी है और ठोस अपशिष्ट बनने की प्रक्रिया में है। अगर यह सूखा मल आंतों की दीवारों से रगड़ खाएगा तो गंभीर यांत्रिक क्षति हो सकती है। अच्छा, मैकेनिकल डैमेज से बचने के लिए। हाँ, इसलिए इलियम बड़ी मात्रा में गॉबलेट कोशिकाओं के जरिए भारी म्यूकस छोड़ता है ताकि मार्ग को पूरी तरह से चिकना बनाया जा सके। और इसी म्यूकस से सने हुए चिकने मार्ग से होते हुए पाचन तंत्र की यात्रा अपने अंतिम चरण कोलन यानी बड़ी आंत में प्रवेश करती है, जो कि अपशिष्ट के प्रबंधन का केंद्र है। हाँ, कोलन की हिस्टोलॉजी को देखने पर पता चलता है कि यहाँ लिबकुन की गर्तिकाएं मौजूद हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में गॉबलेट कोशिकाएं हैं। लेकिन यहाँ हिस्टोलॉजिकल डेटा में एक चौंकाने वाला बदलाव है। कौन सा बदलाव? रुकिए, पूरे रास्ते में हर जगह विली मौजूद थे, डूडेनम में, जेजुनम में, इलियम में। यहाँ आकर अचानक ये विली पूरी तरह से क्यों गायब हो गए? डेटा स्पष्ट रूप से कहता है कोई विली नहीं। यह प्रकृति की इंजीनियरिंग का एक और अद्भुत उदाहरण है। कोलन तक पहुंचते पहुंचते शरीर के लिए उपयोगी पोषक तत्वों को खींचने का काम लगभग खत्म हो चुका होता है। कोलन का मुख्य काम सिर्फ बचे हुए पानी को वापस सोखना और उस ठोस अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए तैयार करना है। विली बहुत ही नाजुक और पतली संरचनाएं होती हैं। अच्छा। अगर कोलन में लिली होते
तो कठोर होता हुआ अपशिष्ट उनसे टकराता, भारी घर्षण पैदा करता और उन्हें जड़ से उखाड़ देता। यानी अवशोषण करने वाले उन उपकरणों को बचाना असंभव हो जाता। बिल्कुल। इसलिए शरीर ने विकासवादी प्रक्रिया में कोलोन से विली को पूरी तरह से हटा दिया है। कमाल है। सतह सपाट हो जाती है। अब मुख्य लक्ष्य सतह क्षेत्र बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपशिष्ट पदार्थों को बिना किसी रुकावट के सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाना है। और इसीलिए लिबरकुहन की गर्तिकाएं भरपूर गॉबलेट कोशिकाओं से भरी होती हैं। इन कोशिकाओं से निकलने वाला भारी म्यूकस उस ठोस कचरे को एक चिकनी परत में लपेट देता है, ताकि वो आंत की दीवारों को बिना खरोंचे आसानी से बाहर निकल सके। ये पूरी प्रक्रिया कितनी सुव्यवस्थित है। ग्रास नली के कठोर और नम स्क्वैमस एपिथेलियम से शुरू होकर आमाशय की रंग बिरंगी एसिड और एंजाइम बनाने वाली फैक्ट्रियां, दुओडेनम में ब्रूनर ग्रंथियों का उस एसिड को शांत करना, फिर जेजुनम का वो अत्यधिक सिलवटों वाला अवशोषण क्षेत्र, और अंत में इलियम की सीमा सुरक्षा से होते हुए बिना विली वाले म्यूकस से भरे कोलोन तक का ये सफर। हिस्टोलॉजी का हर एक हिस्सा अपने निर्धारित कार्य के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। ये सचमुच एक अद्भुत जैविक तंत्र है। और जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक बहुत ही रोचक और विचारणीय बिंदु है। वो क्या? हमने इस पूरी चर्चा में देखा कि लिबरकुहन की गर्तिकाओं में मौजूद स्टेम कोशिकाएं एंटेरोसाइट्स और गॉबलेट कोशिकाओं को लगातार बदलती रहती हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि हमारी आंतों की अंदरूनी परत कभी भी स्थिर नहीं रहती, वो लगातार अपना पुनर्जन्म कर रही है। ये विचार करने वाली बात है कि अगर ये तेज सेल्यूलर टर्नओवर किसी कारण से, जैसे किसी गंभीर बीमारी या रेडिएशन थेरेपी के कारण अचानक रुक जाए या गड़बड़ा जाए, तो हमारे शरीर के सटीक रूप से काम कर रहे पाचन तंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति हो सकती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये प्रणाली कितनी मजबूत होने के साथ साथ कितनी नाजुक भी है। सच में ये गहराई से विचार करने वाला प्रश्न है। आज की इस गहन और सूक्ष्मदर्शी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।